Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy in the लॉकडाउन कंडीशन। तो जैसा कि बच्चों मैं पिंटू सर आप सभी बच्चों का इस सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छे से बने रहे और इस लॉकडाउन में आप घर पे ही बैठ करके इस चैनल से आप हर तरह के जो पढ़ाई है इंग्लिश का बुक और ग्रामर इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों आज से शुरू करते हैं आज का यहाँ पर टॉपिक कि अगला टॉपिक आपको इस चैनल पे क्या पढ़ाया जाएगा, ग्रामर का क्या पार्ट होगा। इस ग्रामर के पार्ट में आपने देखा होगा कि कल के पिछले लेक्चर 3 मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 3 जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा शॉर्ट नोट्स पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक पेज में आपको समझा दिया गया। तो आई होप काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। जिन बच्चों का शॉर्ट नोट ऑफ मॉडल वर्ब छूट चुका है वो फिर से अपने घर पे मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 3 मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 3 आप फिर से उसको देखें, उसे समझें। समझने के बाद आप बेहतर तरीके से लेक्चर नंबर 4 को समझ सकते हैं। यानी मेरा कहने का अर्थ ये हो गया कि जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हर वीडियो को देख रहे हैं, उनको पढ़ाई समझ में आ रही होगी। लेकिन जिन बच्चों का बीच में कोई क्लास किसी कारणवश अगर कोई क्लास छूट गया हो तो वो उस क्लास को दोबारा देखें, उस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप एक सीमित समय में अच्छे तरह से उसको समझ सके। क्योंकि आपका डेली क्लास चल रहा है, एक पार्ट बुक का, दूसरी ओर ग्रामर का। तो समस्या ये है कि अगर कोई पार्ट कहीं पर छूटता है किसी कारणवश तो अगला टॉपिक आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगी। तो जिन बच्चों का पिछला टॉपिक छूट चुका है वो पहले मेरे चैनल पर से आप पुराने जो वीडियो हैं उसे देखें, उस क्लास को पूरा करें ताकि आपका जो नया क्लास होने वाला है वहाँ तक का बैकअप बना रहे। चलिए आइए यहाँ से शुरू करते हैं आज का टॉपिक मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 4 कि आज के टॉपिक में आज को क्या क्या चीज़ पढ़ाना है। यहाँ देखें, सबसे पहले तो आज के मॉडल वर्ब का जो आपका होने वाला लेक्चर 4 इसमें क्या क्या बताना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, इन सारे बातों की जानकारी मैं अभी आपको एक छोटे से कंटेंट ग्रुप में पहले बता देना चाहता हूँ। इट मीन्स की इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज क्लास। आज आपके इस लाइव क्लास में क्या क्या होने वाला है उस बात को मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा बेहतर आ सके। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट तब जागता है जब कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने की हो, समझाने का तरीका अच्छा हो और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों को भी पढ़ने का इच्छा होना चाहिए। मेरे फोर्स करने, मेरे कितनों अच्छे से पढ़ाने से आप नहीं अच्छा कर पाओगे जब तक आपके खुद की इच्छा नहीं होगी। बिकॉज एक इंग्लिश में कहावत है कि विल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। विल WILL, तो यहाँ पर बिल मतलब ये गागेगी है ना, वो मत समझिएगा। बिल मतलब इच्छा भी होता है जो कि एडजेक्टिव रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इच्छाएं सबसे बड़ी शक्ति होती है, ये हर काम को करने में सहायता करती है। तो बिल पावर यानी इच्छा शक्ति, बिल पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए खास करके स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस काम को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उस काम में कितना इंटरेस्ट लेकर करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो 4 है उसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ उसे मैं ज़रा समझा दूँ। यहाँ देखें, आज के इस लेक्चर में आपको 2 अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाने हैं। वो कौन सा 2 टॉपिक्स है उसको मैं ज़रा पहले यहाँ पर लिख करके आपको समझा देता हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक है, ध्यान देंगे, जो सबसे पहला टॉपिक आपका है, फिर से मैं कर देता हूँ। चलिए फिर से थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है। हाँ आइए, पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर पढ़ना है आपको यूज ऑफ कैन। ये हो गया आपका पहला टॉपिक। टॉपिक नंबर 2 में आ जाइए, इसमें आपको पढ़ना है यूज ऑफ, फिर यहाँ करेंगे कुड, COULD। यानी आज के इस कंटेंट में मुख्यतः आपको 2 तरह का प्रयोग पढ़ना है जो कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत ही आता है। आई रिपीट इट, जिन बच्चों का मॉडल वर्ब क्लास लेक्चर नंबर 3 छूट चुका है वो लेक्चर नंबर 3 को फिर से देखें, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 में सारा कंटेंट आपको क्लियरली समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है।
तो क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये जानकारी आप लेक्चर नंबर 3 से फिर से प्राप्त कर लें, जिनका क्लास छूट चुका है। और आज लेक्चर 4 में आपको यूज ऑफ मॉडल वर्ब, यानी मॉडल में मैंने आपको 10 अलग अलग मीनिंग्स लिखाए थे। उन 10 मीनिंग का शब्द का डेफिनेशन तो अलग होता है, लेकिन उन सभी में से 10 का प्रयोग, 10 का स्ट्रक्चर और विथ एग्जाम्पल्स आपको क्लियरली समझाना है। तो आज के लेक्चर में आपको 2 कंटेंट पढ़ाना है, एक है यूज ऑफ कैन और दूसरा है यूज ऑफ कुड। यानी 10 में से 2 लेक्चर, मतलब 2 टॉपिक आज के लेक्चर में होगा, बाकी जो 8 टॉपिक होगा वो धीरे धीरे के लेक्चर आगे में मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें दिया गया है पहला हेडिंग आपका क्या है, यूज ऑफ कैन। तो चलिए मैं यहाँ पर टिक लगाता हूँ अपने किसमें, यूज ऑफ कैन में, जिसको पहले पढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ कैन क्योर। यहाँ देखें, अब थोड़ा सा देखें, एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा सा जो पेन का कलर है मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि इस स्लाइड पे आपको पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जी। चलिए कल मैं आपको लिया था रेड, चलिए मैं आज आपको ले लेता हूँ डीप ब्लू। ओके, यहाँ देखें हेडिंग आपका क्या दिया गया है, नंबर 1 में यूज ऑफ कैन। अब कैन का हिंदी क्या होता है जरा समझे पहले। तो कैन का हिंदी आपका होता है सकना। ओके, या कह सकते हैं इसका दूसरा हिंदी शकता है। और समय जैसे ही मैंने बोला है तो आपको तुरंत दिमाग काम कर गया होगा कि दिस इज द प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि है, हो, हूं और हैं, ये जो 4 आइडेंटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के हैं। तो यहाँ पर यूज, तो यूज में क्या लगता है जी, यूज ऑफ कैन जो पढ़ना है पहला मॉड टॉपिक, इसमें क्या है कि कैन का हिंदी हो गया शकना, या फिर मुख्य रूप से क्या होता है, सकता है। जैसे है लगा तो समझ लीजिए कि कैन किस फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है। ये था आपका हिंदी। हिंदी में इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस चैप्टर में काफ़ी ट्रांसलेशन पढ़ने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन आपको बनाने को दिए जाएंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना है इस चैप्टर में कैन के सहारे। तो सबसे पहले यूज करना है आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट लगा दीजिए, सिंगुलर या प्लूरल। एक बात और समझ लीजिए, मॉडल भर में खास बात यह है और मार्जिनल में, यानी 10 मीनिंग मॉडल का और 3 मीनिंग मार्जिनल का, ये कौन है वो आपको लेक्चर 3 में बता दिया गया है। ये 13 मीनिंग के साथ कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सब्जेक्ट क्यों ना हो मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हर हाल में सेम काम करता है। टेंस में आपको पढ़ाया गया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट का सहायक क्रिया अलग, भर फॉर्म अलग, प्लूरल का अलग, लेकिन मॉडल भर और मार्जिनल भर में ऐसी बातें नहीं हैं। आप किसी भी मॉडल को या किसी भी मार्जिनल को आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ बेझिझक लगा सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। तो चलिए पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। यहाँ देखें, अगर सपोज दैट हम लिखते हैं ही, तो ही क्या हुआ जी, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जबकि आप लिखें यहाँ पर दे, तो दे क्या हो गया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो बात करते हैं कैन का, तो कैन जो यहाँ पर है दोनों के साथ लग सकता है, ही के साथ भी कैन और दे के साथ भी कैन। ये पार्ट जो है बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। लेकिन क्या अगर लगाना है हमको हैज हैव, तो क्या ही के साथ कभी हैव लगेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या दे के साथ कभी हैज लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो वहाँ क्या पढ़ना होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी प्राइमरी के बारे में बात कर रहे हैं मैं। तो प्राइमरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो प्राइमरी में जो पढ़ाया गया आपका टोटल 15 मीनिंग, उसमें क्या है कि सिंगुलर का अलग और प्लूरल का अलग, लेकिन 10 मॉडल का और 3 मार्जिनल का, ये 13 जो है आपको किसी पर अप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे यूज किया गया, ही के साथ कैन, ये भी सही, और दे के साथ कैन, ये भी सही। उसी बात को यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले आपका क्या रहेगा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा आपका कैन, क्योंकि किसका यूज पढ़ रहे हैं, कैन का। तो कैन का हिंदी क्या हो गया, सकना या फिर सकता है। फिर आइए V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड इफ एप्लीकेबल। अगर क्वेश्चन का अदर वर्ड हो तो अप्लाई करना है, नहीं तो छोड़ देना है। लेकिन आप यहाँ देखें जिसे मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, उसे ध्यान से आप देखेंगे और जल्दी से बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है कैन प्लस V1 कौन सा स्ट्रक्चर पर आधारित है।
कमेंट फास्ट, मैं जस्ट मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। आप ये बताइए, मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ जो लिखा गया है कैन प्लस V1, ओके, कैन प्लस V1, ये आपको मॉडल वर्ब के लेक्चर 1, 2, 3 में से पढ़ाया गया टॉपिक है। इस टॉपिक का जल्दी से बताइए कि किस स्ट्रक्चर पर आधारित है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, करा कैन प्लस V1 जो कि आपका स्ट्रक्चर है, जिसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है MV प्लस V1 यानी मॉडल वर्ब प्लस V1। इस बात को मैं आपको कल के पुराने लेक्चर 3 में पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने देखा होगा उसे याद होगा कि सर पढ़ाए थे कि मॉडल के साथ जब भी लगता है तो केवल V1 लगता है। उसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कि कैन प्लस V1। क्लियर। अब आइए यहाँ पर कैन का रूल नंबर फर्स्ट कि पहला रूल क्या करता है, जो सबसे स्टार्टिंग रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कैन के लिए। ध्यान देंगे, कैन इज यूज्ड यानी कैन का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कि इज प्लस यूज्ड, ठीक है, इज प्लस यूज्ड USED, इज प्लस यूज्ड किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। मेरे क्वेश्चन को फिर से सुने। क्वेश्चन है कि इज यूज्ड, ये दिया गया जो स्ट्रक्चर है इज यूज्ड कौन से स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, मीन्स कि कौन से चैप्टर का ये स्ट्रक्चर है और किस फॉर्म में है। जल्दी फास्ट बताइए किसका क्या होगा आंसर। चलिए ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि ही इज यूज्ड टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। पावर मतलब शक्ति, जिन्हें नहीं आता है वो घर पे नोट्स कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी कि पावर मतलब क्या होगा जी। चलिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, उतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपका पावर का हिंदी हो गया शक्ति। एबिलिटी की हिंदी करता हूँ तो एबिलिटी का जो हिंदी होता है वो होता है योग्यता। और एक मीनिंग आपका यहाँ पर दिया गया है क्या, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का हिंदी होता है क्या जी, क्षमता। तो आपका कितना हिंदी हो गया, 3। कैन इज यूज टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, बट ध्यान देंगे लास्ट में आपको ब्रैकेट में दिया गया है इन प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में। तो ऐसा मैंने इसलिए शो कर दिया क्योंकि ऐसा ही यूज आपको कुड में भी पढ़ना है। ओके, ध्यान दें, सेम यही यूज पढ़ना है आपको कुड में, लेकिन कुड क्या होता है जी, आपका पास्ट फॉर्म होता है। जैसे ऐसे समझिए आप, अगर आप टेंस पढ़ रहे होते हैं तो टेंस में इज क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म को शो करता है। तो इज का पास्ट क्या हो जाएगा, बाज। अगर आर है तो आर का पास्ट क्या होता है, बेयर। डू का पास्ट डिड, डज का पास्ट डिड। उसी तरह से कैन का पास्ट कुड। तो कैन का रूल फर्स्ट और कुड का रूल फर्स्ट दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पर इसलिए चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको कुड में भी यही चीज पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ लीजिए एक बार आप कुड में पढ़ लीजिएगा तो आपको डबल रिवीजन हो जाएगा। तो कैन में आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया गया कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी अगर प्रेजेंट टेंस में, ओके ध्यान से मेरी बात को सुने, अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करना है तो कैन लगाना है, और यही पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को पास्ट में यूज करना है तो आपको कुड लगाना होगा। समझ रहे हैं ना। प्रेजेंट टेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कैन और पास्ट टेंस में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कुड। बस यही दोनों में अंतर है। हिंदी में क्या अंतर आएगा, यहां देख लें। आपका यहां पर हिंदी क्या है, सकना, सकता है, वहां क्या आ जाएगा, सकता था। बस यही अंतर आएगा, सकता है, सकता था। कैन के लिए सकता है और कुड के लिए सकता था। चलिए कुड के बारे में आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल आते हैं कैन की ओर। हाँ, यहां पर हो गया कि कैन का प्रयोग किसी भी वाक्य में शक्ति को, योग्यता को और क्षमता को, ये 3 चीज को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो लिखाया गया रूल नंबर फर्स्ट, अप्लाई कहाँ करना है, तो यहां देखें आपको जो ऊपर में यहां पर दिया गया है स्ट्रक्चर, आपको यहां पर अप्लाई करना होता है। किस पे, तो कैन पे लिखा है ना कि पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपका कैन का ये हो गया स्ट्रक्चर जिस पे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। अब समझिए एग्जाम का टाइप्स, एग्जाम का मॉडल समझिए। आपका एग्जाम का मॉडल क्या होता है जो, तो आप लोग का जो एग्जाम होगा वो 12th का फाइनल एग्जाम होगा। तो 12th के सिलेबस के अनुसार मॉडल से क्वेश्चन 2 तरीके से पूछते हैं। पहला तरीका आपका हो गया कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी में क्वेश्चन दिया रहेगा, ट्रांसलेशन को इंग्लिश में बनाना है।
तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको शो कर दिया ऊपर हेडिंग में ही कि यूज ऑफ कैन, देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है आपके टॉप में यूज ऑफ कैन, रेड कलर के ठीक नीचे लिखा हुआ है क्या, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये सारा वर्ड आपको यहाँ पर क्लियर करेगा कब, जब आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट रहेगा तब। तो यहाँ देखते हैं क्या कि आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 1, देखें एग्जाम्पल कि द मंकी मतलब बंदर, दिस इज द सब्जेक्ट, कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, यानी बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। ये क्या आपका हो गया जी, चढ़ सकता है मतलब कि एक बंदर पेड़ के ऊपर, ओके, पेड़ के ऊपर या पेड़ पर चढ़ सकता है। ये शो करता है आपको क्या, ये शो करता है आपको कैपेसिटी को। तो ये हो गया डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मान लें हिंदी में रहता है कि एक बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। तो क्या करेंगे आप, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है आप इसको अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ योर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मॉडल। अब समझ इसका दूसरा तरीका कि तरीका दूसरा क्या पूछा क्वेश्चन में। तो दूसरा तरीका पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी या सुटेबल मॉडल वर्ब्स, यानी खाली स्थान में सही सही मॉडल वर्ब का प्रयोग करें या मॉडल वर्ब को खाली स्थान से भरें। इसके क्या करना होगा कि द मंकी, तो इसमें सुनिए क्या क्वेश्चन रहेगा। ये जो कैन आप दिख रहे हैं यहाँ भरा हुआ, यहाँ पर कैन भरा हुआ नहीं बल्कि इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, द मंकी डॉट 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 क्लाइंब ऑन द ट्री। यहाँ देखें, यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा कैन या सपोज दैट, ऑप्शन रहेगा कुड या कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में भरना कैसे है, तो आपको रूल फॉलो करना होगा। तो रूल क्या पढ़ाया मैंने अभी अब तक कि पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को शो करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन में द मंकी डॉट 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 क्लाइंब ऑन ए ट्री या ऑन द ट्री दिया गया है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन किसका चल जाएगा, प्रेजेंट टेंस के लिए। और शो किसको कर रहा है, शो कर रहा है हमारे कैपेसिटी को। तो कैपेसिटी को शो करने के लिए किसका प्रयोग, कैन का। तो यहाँ क्या भर देंगे, कैन, जो कि आपको पहले से यहाँ पर भरा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन पूछे या फिल इन द ब्लैंक्स पूछे, आपको मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होता है। अगर आप पढ़ाए गए नियम को अच्छे से समझेंगे, उस पर कंसंट्रेशन करेंगे, तो आपका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो या ट्रांसलेशन बनाने का हो, वो क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, वो बनेगा और 100% सही ही बनेगा। बस जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आगे आइए दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है आपका कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ओके, क्या हो गया हिंदी कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में दिया होता कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो आपको ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर पे इसको आपको सेट करना होता, जैसा कि आप टेंस में सेट किया करते थे। तो टेंस का स्ट्रक्चर टेंस को शो करता था, यहाँ स्ट्रक्चर किसका जी, मॉडल वर्ब का, तो मॉडल वर्ब को शो करेगा। तो ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया एबिलिटी। तो एबिलिटी कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि ये एबिलिटी ही है। पहला क्वेश्चन कैपेसिटी ही है, इस बात की चर्चा मैं आगे करता हूं, लेकिन फिलहाल आप एग्जाम्पल देखें। नंबर 3 में ये आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को समाधान कर सकता हूं या इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। तो कैन मतलब सकता हूं या सकती है। तो यह क्या हो गया कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, कैन का प्रयोग आ गया। आगे देखिए नंबर 4 कह रहा है यू कैन स्विम मतलब तैरना। अक्रॉस, अक्रॉस इज ए प्रीपोजिशन विच हिंदी मीनिंग इज वन पार्ट टू अदर पार्ट, यानी अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी होता है एक ओर से दूसरी ओर या एक छोर से दूसरी छोर। तो ये कह रहा है कि मैं नदी को पार करके इस ओर से उस ओर जा सकता हूं या नदी को इस ओर से उस ओर लग क्रॉस कर सकता हूं। तो ये था आपका 4 एग्जाम्पल किसका, कैन का। लेकिन अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पावर का है या एबिलिटी का है या कैपेसिटी का है। तो चलिए ये था आपका लॉन्ग मेथड, ओके, लॉन्ग मेथड ऑफ यूज ऑफ कैन। बट आई जस्ट टेल यू अबाउट शॉर्ट मेथड ऑफ योर कैन। मैं पहले बताया था कि जिन बच्चों को शॉर्ट मेथड समझ में आवे वो शॉर्ट को अप्लाई करें और जिसको लॉन्ग अच्छा लगता है वो लॉन्ग को अप्लाई करें। लेकिन जो तेज बच्चे होंगे आई थिंक वो दोनों अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे नज़र में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं पर्सनली नाम अभी नहीं लूँगा,
नाम की जब ज़रूरत पड़ेगा तो नाम भी लूँगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यही करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे दोनों प्रोसेस को बखूबी अच्छे से पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और काफ़ी इंजॉय लेके पढ़ते हैं। तो आप लॉन्ग मेथड यूज कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, ये मायने नहीं है, मायने कि आपका आंसर सही बनना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों नियम मैं ही पढ़ा रहा हूँ और हर बच्चे मेरे लिए सेम है। तो आई होप हमें बस रिजल्ट से मतलब है कि आप रिजल्ट कैसे लाते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। चलिए मैं समझाता हूँ यहाँ पर शॉर्ट मेथड कि कैसे आपको शॉर्ट मेथड से कैन में पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी शो करना होता है। एक छोटा ट्रिक बताता हूँ, चलिए गौर कीजिए यहाँ पर और ट्रिक को ध्यान से देखें, क्योंकि आज भी इस क्लास में बहुत अच्छा ट्रिक देने वाला हूँ जो आपको आसानी से कैन को भरने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए इस बॉक्स में देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपको ब्लू कलर में ब्लू थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पर ब्लू के लिए लाइट येलो कर देता हूँ। ओके, लाइट येलो आपको ब्लू पर कंट्रास्ट कलर है, अच्छा दिखेगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिखने जा रहा हूँ उसे गौर से ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये आपका हो गया फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क, PHYSICAL, फिजिकल वर्क। हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा वो मेरी बातों को सुन करके स्पेलिंग को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राइटिंग पैड पे थोड़ा सा पेन चलाना मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू योर व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। पहला हो गया फिजिकल वर्क, जिसमें डैश लगा छोड़ देता हूँ। दूसरा आइए, दूसरा मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेंटल वर्क, MENTAL, मेंटल वर्क, इसको डैश लगा छोड़ता हूँ। और तीसरा जो आपका हो गया, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, चलिए मैं समझाते चलता हूँ कि पहला होगा फिजिकल वर्क मतलब शारीरिक काम। तो शारीरिक काम को शो करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो जब भी लगता है तो वो लगता है पावर को शो करता है, यानी शक्ति को। मेंटल वर्क ये शो करता है आपके एबिलिटी को, जो आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित होना चाहिए। और एक बच गया आपका लास्ट का, जिसको हम बोलते हैं डेयर, जिसके बारे में मैंने कल के लेक्चर में चर्चा किया था, लेक्चर नंबर 3 में, डेयर के बारे में, मतलब हिम्मत करना या साहस करना। तो ये शो करता है आपको कैपेसिटी को, यानी चाहें तो इस बताए हुए ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को आराम से भर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, समझिए फिर से। आपको क्वेश्चन में दिए गए पार्ट के अनुसार आपको ये समझना होगा कि दिया गया क्वेश्चन से शारीरिक काम का बोध हो रहा है, मतलब समझें, शारीरिक काम मतलब होता है कि शरीर से किया जाने वाला कार्य। दूसरा, वैसा कार्य जो दिमागी, यानी दिमाग के होता है ना, हमारा बुद्धि, कंसंट्रेशन और नॉलेज, जो नॉलेज को शो करता है वो क्या हो जाएगा, आपका एबिलिटी, जिसको बोलते हैं मेंटल वर्क। और एक हो गया किसी चीज़ के लिए हिम्मत करना कि नहीं हमसे ये काम हो ही जाएगा, किसी के लिए मोटिवेट होना कि नहीं क्या काम को कर लेना है, तो हिम्मत को जगाना, जिसको चाहें तो आप डेयर लिखें ना यहाँ पर, डेयर के चाहे तो डेयर के बदले आप यहाँ पर स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो फिजिकल वर्क के लिए आपका क्या आ गया जी, पावर आ गया। मेंटल वर्क के लिए क्या आ गया, एबिलिटी आ गया। और स्ट्रेंथ या डेयर के लिए क्या आ गया, कैपेसिटी आ गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर पावर का शो करना है, कहाँ एबिलिटी का, कहाँ कैपेसिटी का। और इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं तो तीनों के लिए क्या बताया मैंने, बस एक ही यूज बताया, वो बताया कैन का प्रयोग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझें कि इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चंस को अगर वो पूछता है ट्रांसलेशन तो आपके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन अगर वो पूछ दिया आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। कब, जब आप कॉन्सेप्ट पर से अपना ट्रैक चेंज करेंगे तब। तो आई थिंक मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने बच्चे, जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्लास को, जो अभी लाइव देख रहे हैं, वो कंसंट्रेशन यही बनाएंगे कि सर के बताए गए रूल्स को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 अलग अलग रूल बताता हूँ कि आप इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर टेंस या वॉइस उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो लाइफ में क्या होता है कि हर चीज़ आसान मिलता नहीं है, जिसे आपको पढ़ाया पोइट्री में कि लाइफ में कभी तकलीफ, कभी खुशी, कभी गम आते रहता है। उसी तरह से पढ़ाई में भी है कि हर चैप्टर एक जैसा नहीं होता है।
इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे, मेरी बातों ध्यान से सुनेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने में आपको तकलीफ होगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको तकलीफ ना हो। जितना मेरे अंदर एबिलिटी है उसके अनुसार आई विल ट्राई टू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यहाँ देखें, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको कंफर्म करना है। तो दो प्रोसेस। पहला प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर। वैसे बच्चे जिसको इस चैप्टर का रूल्स डायरेक्टली समझ में आ रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कंप्लीट करके रूल्स के अनुसार ही क्वेश्चन को फिलअप करेंगे, आपका आंसर सही बनेगा। दिस इज माई गारंटी। बट वैसे बच्चे जिसको रूल नंबर फर्स्ट, यानी आपको रूल फर्स्ट नहीं होता पता है, पहला प्रोसेस कि आप रूल याद नहीं कर पाते हो, चलो भाई यहाँ में रूल भूल गए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द हिंदी। इस चैप्टर को आप हिंदी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को दिए गए सारे क्वेश्चन को हिंदी कर लेते हैं तो हिंदी की सहायता से पहले आप क्वेश्चन का हिंदी करें, फिर जो बगल में ऑप्शन होगा आप उसको हिंदी को बार बार सेट करें, तो देखेंगे क्या कि एक ऐसा ऑप्शन आएगा जो हिंदी के अनुसार आपको सूटेबल हो जाएगा। तो ये सूटेबल होने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी करना ही पड़ेगा। और मैं आपको टेंस में पढ़ाया था कि क्वेश्चन का हिंदी कैसे किया जाता है। तो जिन बच्चों का हिंदी अभी तक करना नहीं आता है उनका समझो कि अंग्रेजी ग्रामर में ज्ञान अधूरा ही है, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान आपको तभी क्लियर होगा जब किसी क्वेश्चन को, किसी सिलेबस को, किसी पैटर्न को आप हिंदी अच्छे से कर पाते हो। तो जिनको अभी भी दिक्कत है वो मेरे टेंस में दिए गए सारे वीडियो को देखें, वहाँ पर पैटर्न समझें, क्योंकि टेंस में आपको प्रत्येक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, प्रत्येक सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन विथ एग्जाम्पल्स आपको प्रस्तुत किया गया है। तो जिनको अभी भी दिक्कत है वो टेंस से बैकअप ले सकते हैं, टेंस के पुराने वीडियो को, पुराने क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए याद देते हैं। तो क्या पढ़ा मैंने कि फिजिकल वर्क मतलब शारीरिक काम, वैसा कोई काम जहाँ पर शारीरिक बल लगे, या कोई वैसा काम जहाँ पर दिमागी मतलब ज्ञान, नॉलेज की बातें हो, नॉलेज का बल लगे, वो कहलाता है एबिलिटी। और जहाँ पर स्ट्रेंथ कि नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ की बात हो, डेयर की बात हो, तो वहाँ पर कहते हैं कैपेसिटी। और पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करने के लिए हमेशा कैन का प्रयोग होता है। तो ये हुआ आपको शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको हिंदी करना होगा, और लॉन्ग ट्रिक के लिए आपको जो रूल लिखाया गया यहाँ पर फिर से देख लें, यहाँ जो लिखाया गया रूल, ये रूल फर्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मेथड। और जिन्हें इंग्लिश समझ में दिक्कत है वो यहाँ पर नोट्स अप्लाई करें। दिस इज द सेकंड मेथड अकॉर्डिंग टू योर हिंदी मीनिंग। आप हिंदी करके भी क्वेश्चन को फिलअप द ब्लैंक्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में आपका दिया गया है कि, चलिए मैं फिलहाल चेंज करता हूँ कलर को, क्योंकि अब वाइट पेज है तो येलो थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको चेंज करता हूँ, फिर से आता हूँ उसी रेड कलर पे। आइए, रूल नंबर 2, टू टेक और गिव। टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना। ओके, परमिशन, परमिशन मतलब क्या होता है जी, परमिशन मतलब होता है आज्ञा। आप चाहें तो यहाँ पर साइड में इसका हिंदी लिख सकते हैं आज्ञा। करा कि आज्ञा लेने और देने, मतलब टू टेक और गिव दोनों कंडीशन में। समझिए फिर से, आज्ञा का जो यूज होता है यानी परमिशन का, वो दो तरह से होते हैं। किसी से मांगा जाता है तो लेना कहला गया, किसी को देना होता है तो वो गिव कहला गया। मीन्स कि टू टेक और गिव परमिशन इज कॉल्ड परमिशन। तो परमिशन दो अलग अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं, एक टू गिव के रूप में, एक टू टेक के रूप में, मतलब लेने और देने के रूप में। इसके लिए भी आपको कैन का ही प्रयोग करना होता है। तो इसको चाहें तो आप डायरेक्टली रूल याद रखें। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जिसको बनाना होगा जिन बच्चों को, वो क्या याद रखेंगे कि टू टेक और गिव परमिशन। लेकिन जिनको हिंदी में समझना होगा वो क्या समझेंगे कि किसी क्वेश्चन में अगर आज्ञा लेने का या आज्ञा देने का बोध हो तो किसका प्रयोग करना है जी, कैन का प्रयोग करना है। बोथ रूल्स आर सेम, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग पावर। आपके सोच समझ पर डिपेंड करता है कि आप हिंदी से बनाते हो कि इंग्लिश से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कर रहे हैं पर पहला में कि यू, चलिए मान लें यहाँ पर रहता है खालिस्तान डॉट डॉट डॉट, गो नाउ कर रहा है, अब तुम जा खालिस्तान हो, तो क्या हो गया, सकते हो। ये क्या शो करता है जी, अब तुम जा सकते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, ये शो करता है आपको क्या चीज का, ये शो करता है आपको परमिशन का।
लेकिन किस रूप में, ये तो आपको हो गया गिव यानी देने के रूप में। यहाँ जाओ, कैन आई सिट हेयर, क्वेश्चन आपको देगा इंट्रोगेशन में, कैन आई सिट हेयर मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो बताइए कहीं पर आपको बैठने के लिए किसी को परमिशन देना होगा कि लेना होगा, तो यहाँ परमिशन क्या रहा, लेना है। तो ये जो हो गया कि कैन आई सिट हेयर, ये परमिशन क्या, परमिशन का ही है, लेकिन एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, तो टेक का यानी लेने का अर्थ में। कह रहा है तीसरा एग्जाम्पल, यू कैन टेक माई साइकिल, तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में कभी कभार आपसे कोई साइकिल मांगता है कि साइकिल दो, तो जनरली क्या होता है कि हम अपने लाइफ सर्कल में, फ्रेंड सर्किल में डायरेक्टली बोलते हैं ठेठ भाषा ले जोन रे, माइंड मत कीजिएगा, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से कि डायरेक्टली क्या बोलते हैं हम लोग लड़का लोग में कि ले जोन रे तोरे साइकिल पे हो, लेकिन ये गलत बात है। अकॉर्डिंग टू हम लैंग्वेज की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, परमिशन को देना या लेना की बात हुआ। एक के लिए लेने की बात हुई तो दूसरे के लिए देने की बात हुई। जैसे मैं आपसे साइकिल मांग रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ये मेरे लिए हुआ लेना, मतलब टेक के रूप में। अगर आप मुझे साइकिल दे रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो गया, गिव। तो मैंने क्या पढ़ाया कि टू गिव और टेक इन बोथ कंडीशन, ओके, इन बोथ कंडीशन वी ऑल्सो यूज केवल कैन, यानी हर हाल में केवल कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कब, टू टेक और गिव परमिशन के लिए। तो यहाँ क्या हो गया कि यू कैन टेक माई साइकिल, यानी तुम मेरे साइकिल को ले सकते हो या ले जा सकते हो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिव का और टेक का यूज किया गया है। तो गिव टेक के लिए क्या भरना है आपको जी, आपको डायरेक्टली भरना है कैन। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, यू दिया रहेगा, यहाँ जो कैन मैंने भर दिया है वो रहेगा खाली स्थान में, और टेक माई साइकिल। अब बगल में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रहेंगे इस तरह से, तो क्या करना है आपको, कैन जो ऑप्शन रहेगा वो कैन को आपको भर देना है। अब आइए रूल नंबर 3 की ओर। रूल 3 कह रहा है कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मीनिंग होता है EXPRESS, जिसका हिंदी होता है व्यक्त करना, प्रस्तुत करना या बोध करना। यहाँ देखें, आप पढ़े होंगे मैथ में थ्योरी क्लास 9-10 में, थ्योरी मतलब प्रमेय, उसी के से एक मीनिंग है बनाया गया है थ्योरेटिकल, यानी प्रमेय संबंधी। क्या हो गया, प्रमेय संबंधी। कह रहा है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी प्रमेय संबंधी संभावना, यानी वैसी संभावना जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, वैसी संभावना जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी। जिन बच्चों को हिंदी समझ में दिक्कत हो रहा होगा वो अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे कि क्या चीज, कि थ्योरेटिकल जो पॉसिबिलिटी होता है उसका हिंदी क्या होता है, उसका होता है प्रमेय संबंधी संभावना, यानी वैसी संभावना जो हो सकता है और नहीं भी। आ गया ये हैबिट, यानी आदत। हैबिट को हम एक मीनिंग से और जान सकते हैं, इसको बोलते हैं नेचर। तो ये नेचर कौन, हमारा ये वायु, हवा, ये फिर कहता है ना कि पेड़ पौधा, वो नेचर नहीं, व्यक्ति का नेचर, चरित्र यानी व्यवहार। तो यहां पर आप क्लियरली पढ़ें कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, नेचर एंड हैबिट, यानी किसी भी व्यक्ति का नेचर और हैबिट दोनों एक ही चीज है, नेचर और हैबिट बताना हो या किसी काम का थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी बताना हो, तो ये 2 चीज के लिए आप कैन का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। कैसे, जरा समझे एग्जाम्पल से, आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल का जो कैटेगरी है मैं 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया हूँ। कैसे, तो देखें, ये जो पहला पार्ट आपका शो कर रहा है यहाँ पर, जिसे मैंने रेड कलर से यहाँ सर्किल में बंद किया, वो क्या कर रहा है जी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का, यानी वैसी संभावना जो हो सकता है और नहीं भी। ओके, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे देखें नंबर 1 कह रहा है एनीबडी कैन, अब डांस हिट मत कर लीजिएगा कि एनीबडी कैन डांस, क्योंकि आप लोगों के मन में वही लग रहा होगा कि मैंने लिखा हो क्या, एनीबडी कैन डांस, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ देखें कि एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, यानी हर किसी से गलती हो सकती है या हर कोई गलती कर सकता है। तो ये क्या होगी, ये हो गया आपका पॉसिबिलिटी। कौन सा पॉसिबिलिटी, तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, गलती हो सकती है और नहीं मिलेगी, गलती होती ही है। इट मीन्स इट इज नोन एज थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। ओके, यहां देखें नंबर 2 एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हो गया क्या, विद्युत। खाली स्थान यहां पर आ गया, खाली स्थान बी डेंजरस, यानी विद्युत खतरनाक होता ही है।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, संभावना के रूप में, तो हो सकता है। तो यहाँ क्या भरा गया आपका, कैन, यानी विद्युत खतरनाक हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन इज थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तीसरा एग्जाम्पल देखें, इट कांट बी, हम चाहें तो कांट बी को कैन नॉट भी अलग अलग लिख सकते हैं, और इस बात की जानकारी काफ़ी डिटेल्स में एक चैप्टर आपको पढ़ना है, क्वेश्चन टैग, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ कंसंट्रेट करें कि इट कांट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है, ये भी क्या हुआ जी, एक संभावना हुआ। तो ये सारे टॉपिक्स आपको दिए गए यहाँ पर एग्जाम्पल 3, वो किसको शो करता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की संख्या में बढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल है, ताकि आपको बेहतर विकल्प मिले समझने के लिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल में समझेंगे नहीं। दूसरी बात कि जब तक आपको एग्जाम्पल समझाया नहीं जाएगा तो आपको रूल्स भी समझने में काफ़ी परेशानी होगी। तो आई होप दैट कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से चाहें तो रूल को समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी मीनिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, जिसको मैं फिर से रेड कलर के सर्किल से बंद कर रहा हूँ, जो शो कर रहा है हैबिट को या नेचर को, किसी व्यक्ति का चरित्र क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, या उसका आदत क्या होता है। करा ए लायर, यहाँ ध्यान दें, लायर मतलब होता है झूठा व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाला। ए लायर, चलिए डॉट 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 खाली स्थान, टेरे लाई, यानी एक झूठा व्यक्ति झूठ बोलता है कि बोलेगा या बोल सकता है, बोल सकता है, बिकॉज कि इट इज द हैबिट ऑफ ए लायर पर्सन। मतलब एक झूठा व्यक्ति का नेचर ही है, उसका आदत ही है कि वो क्या करता है, झूठ बोल सकता है। तो मैंने यहाँ क्या फिलअप कर दिया, कैन। उसके बाद देखें, ए चीटर मतलब धोखेबाज, कैन डिसीव। यहाँ देखें जी, ये मीनिंग आपके लिए काफ़ी अच्छा मीनिंग है, डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। आप चाहें तो इसको साइड में कहीं पर नोट कर सकते हैं, क्या होता है धोखा देना। ये मीनिंग आपके लिए नया मीनिंग है और अच्छा मीनिंग है। हाँ, कह रहा है चीटर कैन डिसीव एनीवन, यानी एक धोखेबाज किसी को भी धोखा दे सकता है। तो ये क्या है, एक चीटर का उसका नेचर है या उसका हैबिट कह सकते हैं। तीसरा आ जाइए एग्जाम्पल में, ए सेंट मतलब साधु, संत, महात्मा। ध्यान देंगे, सेंट का स्पेलिंग है SAINT, ना कि SENT, क्योंकि अगर SENT करते हैं तो दिस इज द V2 और V3 फॉर्म ऑफ सेंड, भेजना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, साधु का, संत का या महात्मा का। तो क्या हो गया, SAINT, ए सेंट डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या भरा हुआ जी, कैन हार्म नो वन, यानी एक साधु, एक महात्मा किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये भी आपका क्या हो गया, आपका हो गया पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि नेचर और हैबिट। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो आपको किताब के अनुसार एग्जाम्पल दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर रूल। लेकिन इसको आप ये मत मान लीजिएगा रियल लाइफ से, क्योंकि रियल लाइफ की घटनाएं और किताब की घटनाएं दोनों अलग होती हैं। जैसे हमने लिखा है थर्ड एग्जाम्पल कि एक साधु किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, तो आप रियल लाइफ में मत चले जाइए अभी के समय में कि हाँ बहुत से हमारे समाज में, बहुत से हमारे देश में ऐसे साधु महात्मा हैं जो लूट के भाग जाते हैं। जैसे आसाराम, आप नाम सुने होंगे, तो बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो रूल है वो रूल पर हमको फोकस करना है, ना कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल पे। ओके, तो ये था आपका इसका तीसरा एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं आगे कुड की ओर। आज का जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया वो कुड। चलिए मैं फिर से आपको लेता हूँ बैक पेज पे, आपका क्या कंटेंट था आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। आप आइए फिर से बैक पेज की ओर और ध्यान दीजिएगा कि आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ना था। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा बैटरी इसको लो होता रहा है, मैं डाल रहा हूँ बैटरी, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मैं इसको बैटरी थोड़ा सा लगा देता हूँ चार्ज में, आप थोड़ा सा रुकेंगे बस। दिस इज द टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ योर बैटरी। ये बैटरी है, जिस तरह से इंसान बिना खाए रह नहीं सकता है, उस तरह से हमारा कंप्यूटर भी बिना लाइन के ना जी नहीं सकता है। चलिए ठीक है, आपका मैं बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। ओके, देखिए हाँ हम बात कर रहे थे पिछले पेज की ओर। यहाँ देखेंगे फिर से आपका ये पेज आपका आ गया कौन सा जी, मॉडल वर्ब के स्टार्टिंग का। यहाँ मैंने आपको हेडिंग दिया था कि सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, यूज ऑफ कैन, ये आपका हो गया क्लियर। अब आता है कंटेंट नंबर 2 की ओर, जिसका दिया गया यूज ऑफ कुड, जो कि कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसी का क्या होता है जी, इसी का होता है पास्ट फॉर्म कुड। अब हमको पढ़ना है कुड के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुड की ओर। अगर आपको कैन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो आई होप कुड और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैन का पहला रूल और कुड का पहला रूल दोनों सेम है। अंतर है तो सिर्फ टेंस का,
कि कैन में यूज किया गया है प्रेजेंट टेंस और कुड में यूज होगा पास्ट टेंस। तो चलिए उससे बेहतर यहाँ सीखें। हेडिंग कर रहा है यहाँ पर क्या आपका यूज ऑफ कुड। चलिए मैं हिंदी एक बार लिख देता हूँ इसका। यहाँ पर आपका जो हिंदी हो जाएगा वो पहला हिंदी होगा शका, या फिर इसका दूसरा जो हिंदी होगा वो हो जाएगा शकता था। ओके, कुड। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जिस तरह से यहाँ पर देखें, आपको मैं साइड में समझा दे रहा हूँ कि जिस तरह से ईज का पास्ट क्या होता है जी, बाज। डू का पास्ट कैसे होता है जी, तो डिड। ये बातें मैं आपको टेंस में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं हम मॉडल वर्ब की ओर। तो कैन भी आपका प्रेजेंट फॉर्म है, जो प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो कैन का पास्ट क्या हो गया आपका, कुड। इस बात को आप भी आकर के याद रखेंगे कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में से मैंने कल बताया कि आपको जो लिटरेचर का पार्ट चल रहा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कुछ बच्चे ने सही से जवाब फास्ट जवाब दिए। तो ये बातें मैं आपको अब प्रतिदिन करने वाला हूँ। हाँ, कभी कभार छूट गया तो वो अलग बात है, लेकिन आपको दोनों पार्ट में, मतलब ग्रामर में और बुक में, दोनों पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन ही पूछूंगा, तुरंत पूछूंगा लाइव में, और आपको तुरंत कमेंट करके फास्ट रिप्लाई करना होगा अपने नाम के साथ कि कौन से बच्चे ने क्या रिप्लाई किया। ऐसे हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन से बच्चे कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं और कितने ध्यान से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ना और सीखना दोनों दो बातें हैं। तो ये सब चर्चा होती रहेगी, लेकिन पहले चलते देखते हैं पर कुड की ओर कि चलिए कुड। कुड में आपका दिया गया है कि हिंदी क्या हो गया जी, शका या सकता था। बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, जिसका अनुसार आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो ट्रांसलेशन के लिए पहले कैन, ये सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में डालना है अदर वर्ड। तो ये सारा पैटर्न आपको कैन के जैसा ही है, सिर्फ टेंस चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पर कैन के बदले क्या डाल दिया, कुड। तो ये स्ट्रक्चर आपको तब फॉलो करना है जब कुड का क्वेश्चन हिंदी में दिया रहेगा और अंग्रेजी ट्रांसलेट करना होगा तब। जैसे आ गया ये रूल नंबर 1 की ओर। रूल 1 कहता है कि कुड इज यूज्ड, यानी कुड का प्रयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन मैंने अभी कैन में पूछा था, जिसमें कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया कि इज यूज्ड। ओके, कैन इज यूज्ड टू शो पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आपका कैन का रूल फर्स्ट और कुड का रूल फर्स्ट दोनों सेम है, बट ब्रैकेट में देखें, यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया इन पास्ट टेंस। वो था आपका कैन प्रेजेंट टेंस, यहाँ कुड है आपका पास्ट टेंस। तो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को हम दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अगर प्रेजेंट यूज करना है तो कैन यूज कर देंगे, अब पास्ट यूज करना है तो कुड यूज कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि दोनों पार्ट में हम अलग अलग चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कुड पास्ट के लिए, कैन हो गया प्रेजेंट के लिए। जिनको और बेहतर समझना है, चलिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, आप उसे क्लियरली घर पे लिख लेंगे। ध्यान दें, एक आपका हो गया पहला मीनिंग पावर, दूसरा हो गया आपका क्या जी, एबिलिटी, और तीसरा मीनिंग आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया कैपेसिटी। इन तीनों का प्रयोग, ठीक है, इन तीनों का प्रयोग दो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अगर आप यूज करते हैं प्रेजेंट तो यूज करना पड़ेगा कैन, और अगर आप यूज करते हैं पास्ट तो यूज करना पड़ेगा क्या आपको, कुड। आप इस नोट्स को चाहें तो घर पे अपने डायरी पे, कॉपी पे नोट कर सकते हैं, आपको बेहतर फायदा देगा। चलिए अब आते हैं रूल की ओर। करा कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में पावर को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को, यानी पावर मतलब शक्ति, एबिलिटी मतलब योग्यता, और कैपेसिटी मतलब क्षमता। यानी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को प्रेजेंट शो करना है तो कैन, और पास्ट टेंस में शो करना है तो कुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि आप बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन मेरा प्रेजेंट का है या पास्ट का है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके माइंड में बातें आ रही होगी, आप पूछने वाले ही होंगे कि सर से पूछेंगे कमेंट करके कि हाँ सर, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन में कैन भरना है या कौन सा क्वेश्चन में कुड भरना है। लेकिन मैं उससे पहले आपको रिप्लाई कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिप्लाई मेरा यह है कि अगर कैन का क्वेश्चन पूछता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के साथ, तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के टाइम को शो करेगा। तो पहचानेंगे कैसे, तो मैंने पढ़ाया प्रीवियस चैप्टर में आपको टाइम एंड टेंस। तो टेंस में जब टाइम को लगाया जाता है तो टाइम आपको ये शो करता है कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। जब किसी क्वेश्चन कुछ नहीं लग रहा है तो उसको हम प्रेजेंट में डालते हैं, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट का पावर ज़्यादा बढ़ जाता है फ्यूचर और पास्ट की अपेक्षा।
लेकिन पास्ट को समझने के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइम, ठीक है, जो पढ़ा है चैप्टर टाइम एंड टेंस, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ टाइम आपको ऐसा दिया रहेगा जो आपको कंफर्म शो कर देगा कि वो काम पास्ट का है ना कि प्रेजेंट का। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यानी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस चैप्टर, उसके अनुसार आपको यहां पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे टाइम के लगने से क्वेश्चन कैन में और कुड में पलट जाता है। तो कैन वाले क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं रहेगा, लेकिन कुड वाले क्वेश्चन में आपको टाइम रहेगा, जो टाइम आपको पास्ट टेंस को शो कर देगा। जैसे ही टेंस शो करेगा पास्ट को, तो मैंने तुरंत बताया कि कैन का पास्ट क्या होता है जी? कुड। आप क्या अप्लाई करेंगे? कुड, अगर पावर एबिलिटी कैपेसिटी है तब। ध्यान दें एग्जाम्पल से, यहां देखें। चलिए मैं पहले कुछ एग्जाम यहां से है ना, आपको जो पहले ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। चलिए ये आपका ब्रैकेट में यहां से बंद हो गया, कहाँ? एग्जाम तक। कहां से? आई से। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। यहां करा आई, चलिए इसको मैं डॉट 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 खाली स्थान भर देता हूं, पास द एग्जाम। बस इतने क्वेश्चन होता। क्वेश्चन होता आई डॉट 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 मतलब खाली स्थान, पास द एग्जाम। आप क्या भरते? फास्ट रिप्लाई करें, आंसर दें। क्वेश्चन सुनने फिर से, क्वेश्चन हुआ आई डॉट 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 पास द एग्जाम। चलिए ठीक है, यानी यहां पर आपको कैन भरना पड़ता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या होता है, जब क्वेश्चन में कुछ पिछला पार्ट नहीं जुड़ा रहे तो उसका प्रेजेंट को शो करता है, वो प्रेजेंट को मानेंगे आप। तो क्या होता है प्रेजेंट जी? प्रेजेंट होता है उसका कैन। तो कैन ही क्यों भरे? क्योंकि शो करता है जी को? एबिलिटी को। तो एबिलिटी को शो करने के लिए प्रेजेंट में कैन। लेकिन मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं कुड के बारे में। तो कुड को कैसे पहचानेंगे? तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन को अगर बढ़ाते हैं आगे, तो यहाँ क्या लगा हुआ है? भेन आई रेड। यहां ध्यान देंगे, लिखा गया है रीड, लेकिन इसको रीड नहीं पढ़ेंगे जी। आपका यहाँ पर V2 फॉर्म है, पास्ट का, रेगुलरली, फुल स्टॉप। यानी अब सुनिए क्वेश्चन पूरा, जिसको मैं समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि पहला हो गया क्या कि आई डॉट 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 पास द एग्जाम, भेन आई रेड रेगुलरली, भेन आई रेड रेगुलरली। तो सिंपल ट्रिक मैं बताता हूं आपको, जिस क्वेश्चन में भेन लग गया, ठीक है, जिस क्वेश्चन में भेन लग गया वो चला जाता है पास्ट टेंस में। आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्टली समझ सकते हैं। दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ योर कुड। कुड को पहचानने का आपका सबसे सिंपल तरीका हो गया कि जिस क्वेश्चन में पिछला पार्ट में भेन लग गया, वो भेन चला जाएगा हमेशा पास्ट में। और एबिलिटी को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है, या पावर को शो करता है, तो आपको कुड भरना होगा, कुछ और नहीं। यानी आपको मेन जो रूल है ना, रूल को कंसेंट्रेट रखना है। आप ऐसा नहीं आंख मूंद के कर दें कि हर क्वेश्चन में भेन देखें तो कुड मार दें। यहां पर भेन एक पहचान हुआ, एक आइडेंटिफिकेशन हुआ, किसके लिए? कुड के लिए। लेकिन ध्यान ये देना है कि वो पावर एबिलिटी कैपेसिटी को भी शो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सब में कुड मार देंगे। यहाँ देखें कह रहा है कि, अब सुनिए मैं इसको हिंदी समझाता हूँ। हिंदी समझाता हूँ कि अगर हम कहते हैं आई कैन पास द एग्जाम। सुनिए मैं बात को ध्यान से सुनिए, मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ जब मैं रेगुलर पढ़ता था। क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि पिछला पार्ट में क्या बोल रहा हूं कि जब मैं रेगुलर पढ़ता था, यानी लगातार पढ़ता था, तो था मतलब कौन सा टेंस? पास्ट। अब पिछला पार्ट है आपका पास्ट का और अगला पार्ट ले रहे हैं प्रेजेंट का, तो गलत हो जाएगा। यानी बोथ पार्ट को आपको सेम रखना है। अगर अगला पार्ट पास्ट तो पिछला पार्ट भी पास्ट, अगर अगला प्रेजेंट तो पिछला भी प्रेजेंट। यानी आपको कॉम्बिनेशन टेंस का जो है सेम नहीं चलना है। इसी कारण मैं क्या बताया था कि को टेंस में काफ़ी बेहतर करना होगा, तब जाके आपका 11th का और 12th का दोनों का ग्रामर पार्ट क्लियर हो सकता है। आगे देखें तो यहाँ क्या हो गया कि कुड भरना है। तो कुड भर के हिंदी क्या होगा जी? कि मैं परीक्षा में पास कर सकता था जब मैं कठिन परिश्रम करता था। तो अगला पार्ट भी पास्ट, पिछला पार्ट भी पास्ट। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, कर भेन आई वाज यंग। यहाँ देखें भेन लग गया और साथ में बाज लग गया, किस टेंस में शो कर दिया? पास्ट को। तो जाहिर सी बात है कि पिछला पार्ट में क्या भरना होगा? कुड। अगर क्वेश्चन में पावर एबिलिटी कैपेसिटी शो करता है तब। तो क्या लग गया कि आई डॉट 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 स्विम फॉर आवर्स। कह जब मैं जवान था तो मैं घंटों तैर सकता हूं कि तैर सकता था। तो आपके मुंह से आवाज क्या निकलेगा? तैर सकता था, मतलब कुड। तो कुड भर दिए। तीसरा जाइए एग्जाम्पल, करा निधि कुड ड्राइव ए कार। यानी निधि कार को चला सकती थी। ओके, चला सकती थी मतलब कि पास्ट को शो कर रहा है। कब? करा एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, जब वह 10 वर्ष की है कि 10 वर्ष थी।
तो आप दोनों का हिंदी कर सकते हैं, अगला पार्ट का ही पिछला पार्ट का भी। तो कुड वाले सेंटेंस में 2 पार्ट का होना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का 1 पार्ट और कुड का 2 पार्ट। तो यहाँ क्या हो गया कि निधि जब 10 वर्ष की थी तब वह गाड़ी चला सकती है कि चला सकती थी, तो आंसर क्या निकलेगा, चला सकती थी। तो यहाँ क्या हो गया कि निधि कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। तो ये था आपका कुड का रूल नंबर 1। अब एक रूल और बच गया कुड का, रूल नंबर 2। तो चलिए इसके फटाफट से पूरा करते हैं। रूल नंबर 2, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द अनरियल कंडीशन। अनरियल, चलिए इसको जरा समझिए पहले। एक होता है रियल, मतलब असली, वास्तविक, सच्चा। इसका एंटोनिम्स पलटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अनरियल यानी फॉल्स, डुप्लीकेट यानी गलत। तो रियल का उल्टा क्या हो गया आपका, अनरियल। और कंडीशन मतलब क्या होगा जी, शर्त, स्थिति। या अनरियल कंडीशन को हम चाहें तो कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जान सकते हैं। कुछ याद आया? अवश्य याद आया होगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी होता है शर्त सूचक वाक्य, जिसे मैंने आपको टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसके स्ट्रक्चर को समझाया, उसके डायग्राम को समझाया और साथ में बहुत से एग्जाम्पल भी आपको दिए थे विथ योर होमवर्क। तो रूल नंबर 2 जो कुड का है, ये आपको तब क्लियर होगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनरियल कंडीशन या व्हाट इज द यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी होता है शर्त सूचक वाक्य, जिसे मैं टेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। तो यहां पर तो मैं पढ़ा रहा हूँ मॉडल वर्ब, तो टेंस की ओर मुड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें समय फिर ज़्यादा लैप्स होगा आपका, और वो चीज़ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ, अगर नहीं पढ़ाता तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता, लेकिन वो मैं पढ़ा चुका हूँ और ज़रूरत पड़ने पे आपको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत भी समझ सकता हूँ, अगर ऐसा पड़ता ज़रूरत तो। लेकिन जिन बच्चों ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उसे मैं बता दूँ कि टाइम एंड टेंस का जो लेक्चर नंबर 9 है, ओके, लेक्चर नंबर 9, किसी और लेक्चर में नहीं जाना आपको। टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9 को आप फिर से देखें, फिर से खोलें, उससे फिर से समझें। वहाँ पर आपको कंडीशनल सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। तो जब तक आप टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9 का जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस वो नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप क्या करें कि जो पढ़ चुके हैं क्लास या जो नहीं पढ़े क्लास, वो पहले मेरे YouTube चैनल पर से आप मेरे इस वीडियो को निकालें। कौन सा? टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9। याद रहे कि टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9, उस 9 में से आप सारे पैटर्न को पढ़ें, जिसमें से आपको एक पैटर्न क्या मिलेगा, कंडीशनल सेंटेंस। उस पैटर्न को पूरा कर लेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में 2 अलग अलग भाग होते हैं, जो मैं आपको पढ़ाया था। यहाँ डायरेक्टली समझा पे एग्जाम्पल, क्योंकि हर चैप्टर का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब मैं हर चैप्टर को एक में मर्ज नहीं कर सकता हूँ, परेशानी आपको बढ़ेगी। तो परेशानी से बचने के लिए आप हर वीडियो को सेपरेटली अलग अलग देखें, उसको अलग अलग समझें, क्योंकि हर किसी का यूज कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट मिल जाएगा। जैसे वॉइस का यूज कहीं कहीं यहाँ पर आता है, जैसा मैं जो आपने पूछा कि इज प्लस यूज कहाँ से था, वॉइस का था, पैसिव वॉइस का। याद करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल नंबर 1, वॉइस का रूल नंबर 1 पैसिव वॉइस। आप देखिए क्या होंगे, इज एम आर प्लस V3, उसी को मैंने क्या यूज किया, इज यूज्ड। तो आपको ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो आपको मिलते रहेंगे, तो आपको क्लियर करना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे बनता है। जो ट्रांसलेशन के लिए आपको अप्लाई करना है का स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इफ़ या भेन। अगर क्वेश्चन यदि है या काश है तो इफ़, और जब है तो भेन, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या करना है आपको जी, नाउन। हेड का भीतरी नहीं लगाना है, क्या करना है, नाउन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में नाउन ही रहेगा। प्लस या तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर रेड करता हूँ डीप रेड, या फिर देन लगाएंगे। अगर कॉमा तो देन नहीं, देन तो कॉमा नहीं। ये हुआ पहला पार्ट के लिए। फिर हुआ सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि फिर मेरा किसका प्रयोग आ गया, कुड का। तो ये जो कुड यहाँ पर अप्लाई किया गया है, जिसे मैं रेड कलर के सर्कल में बंद कर दिया हूँ, ये शो करता है आपको कौन सी, ये शो करता है आपका अनरियल कंडीशन को, या यही शो करता है आपका क्या चीज को, तो ये शो करता है आपको कंडीशनल सेंटेंस को। लेकिन कंडीशनल में 2 पार्ट होंगे, ये जरूरी है। बिना 2 पार्ट के कंडीशनल या अनरियल आपका नहीं बनेगा। इसी कारण मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9 घर पे फिर से देखें और उसे समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे कमेंट करके
टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हैं।